वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। आज की क्लास में हमारी बहुत अच्छा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज फैक्टोरिंग और इलस्ट्रेशंस एंड न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट, हम रिसीव का मैनेजमेंट करते हैं अपनी बिजनेस, अपने फर्म के लिए। तो आज के क्लास में हम उसका ही एक सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले। दिस इज द चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में जैसे कि देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारा का सारा थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट किया था और आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फैक्टोरिंग क्या होता है। मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी फैक्टोरिंग क्या होता है। तो फैक्टोरिंग पे आज हम बात करने वाले हैं कि फैक्टोरिंग एक फैक्टर होता है, एक वो स्टेटमेंट है जहां से हम मतलब हमने जो क्रेडिट पे पैसा दे रखा है हमें उसे निकलवाना होता है। हम वो पैसा क्या करते हैं, लेकर आते हैं, जिससे कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो सके, यानी कि हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में कैश का आना हो सके। तो हम आज यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम कैश फ्लो, मोनेटरी टर्म्स और नॉन मोनेटरी टर्म्स भी पढ़ेंगे और फैक्टोरिंग कैसे इंडिया में होती है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड बचता है, दिस इज फॉर्मुलेटिंग। जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो। एक तो फॉर्म करना क्रेडिट पॉलिसी को, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो कलेक्शन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, यानी कि कलेक्शन करना क्रेडिट का, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी, उसमें से हम 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है फैक्टोरिंग क्या है, और इसका थर्ड पार्ट तो कुछ नहीं है, मतलब कलेक्शन करना है, किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं जब हमने क्रेडिट को उधार दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशन है, आज की क्लास में हम वो देखेंगे। जो आपके इलस्ट्रेशन है, दिस इज वेरी वेरी इजी, वेरी सुपर इजी है। बस आपको इस चैप्टर की थ्योरी में थोड़ा सा आई होप कि समझने में थोड़ा सा हो गया हो कि क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें एक से। बट अगर आपने एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था वैसे समझा होगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट वरी एट ऑल। चलिए हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस भी हैं, मुझे लगा क्वेश्चंस आज की क्लास के नहीं है, बट ये रहे क्वेश्चंस आपके। अब चलो वो तो एंड में देखेंगे, ठीक है। तो 3 रजिस्ट्रेशन है, 5 क्वेश्चन है थ्योरी के, तो सब कुछ पढ़ के जाइएगा। अब देखिए फैक्टोरिंग क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, फैक्टोरिंग से हम अपना पैसा लेकर आते हैं। फैक्टोरिंग क्या है बेसिकली आप ये पढ़ेंगे। देखिए फैक्टोरिंग एक वो कलेक्शन होता है, यानी कि फैक्टोरिंग हम उसके लिए करते हैं जो हमें पैसा चाहिए होता है, कलेक्ट करना होता है। तो फैक्टोरिंग इज कलेक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विस डिजाइन टू इंप्रूव द कैश फ्लो। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कंपनी में पैसा आएगा, जो आपने क्रेडिट पे दिया है वो पैसा आएगा, तो आपकी क्या होगी, कैश फ्लो पोजीशन इंप्रूव होगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपके कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये करके जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल में ना शॉर्ट नोट ऐसे आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टोरिंग 5 मार्क्स में। तो आप लोग क्या करोगे, एक नंबर के लिए उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करोगे, उसके बाद ये 4 पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। फैक्टोरिंग का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से फैक्टोरिंग होती है, ठीक है। बेनिफिट्स उसके क्या है ये भी हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। देखो बेनिफिट्स में कहता है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी। ऑब्वियसली आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी। आपका एसेट, यानी पैसा आपका क्या है, कैश आपकी क्या है, कैपिटल है, एसेट है आपकी। तो कहते हैं कि बेटर एसेट मैनेजमेंट का, आप एसेट का मतलब एसेट का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकोगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बढ़ेगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कैश एक आपका वर्किंग कैपिटल होता है, शॉर्ट टर्म एसेट होती है आपकी, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपका वर्किंग कैपिटल को मैनेज अच्छे से करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करेगा। कैश होगा तो आपका इवैल्यूएशन अच्छे से हो पाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास पैसा है। अगर आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप वहां पे उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले इसका 4 प्रोसीजर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप जब कोई भी क्रेडिट देते हो किसी को भी, अगर आपने किसी को सेल्स किया और आप उसको क्रेडिट पे सामान दे रहे हो, तो आप वहां पे एग्रीमेंट डिसाइड करते हो, राइट। हमने अभी पढ़ा ऊपर कि हाँ आप क्रेडिट दे रहे हो, पहले आप फॉर्मुलेशन करोगे, उसके बाद आप लोग उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो उसके अंदर ना आप एग्रीमेंट बनाते हो। जब आपने उसको पैसा दिया उधार पे, मतलब सामान दिया, उसने आपको पैसा नहीं दिया, उधारी पे आपने सामान लगाया, ठीक है। तो वहां पे ना आप ना उसको एक टाइम देते हो, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि हाँ ये इसके लिमिट्स हैं। सब भी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये इसकी लिमिट्स हैं, ये इसकी आपको इस तरीके से आपको इतने टाइम में हम एक डिस्काउंट पीरियड डिसाइड करते हैं, एक पेमेंट पीरियड डिसाइड करते हैं, सब कुछ डिसाइड करके एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हाँ आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आप इतने टाइम मुझे पैसा दे दोगे इस तरीके से। तो सबसे पहला है कि जब हम फैक्टोरिंग करते हैं सबसे पहले एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे सेलिंग और फैक्टर फॉर्म्स होते हैं, मतलब सेलिंग जो भी आप दे रहे हो उसका सब कुछ, उसके बारे में सब कुछ होता है, और वो आप बताते हो कि इसकी ये वर्थ है, मतलब इस क्रेडिट की ये वर्थ है, आपको इतना देना है, और अगर आपको इंटरेस्ट देना है किस तरीके से, सारी चीजें वहां पे एग्रीमेंट में रिटर्न होती है, राइट। फिर देखिए सेकंड क्या होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल करते हो, तो वहां पे क्या होता है
will contain the instruction to make payment directly to the factor responsible for collection। आपसे कहता है कि आप यहाँ पे बताते हो कि किसको आपको पेमेंट करनी है, यानी कि अगर आपने क्रेडिट पे सामान दिया तो आप ये उससे बताओगे कि हाँ आपको इतने टाइम बाद इसको पेमेंट करनी है, वो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन का, यानी कि जो भी आपका जिसे भी आप अपने बिजनेस का नॉमिनी वगैरह जो भी आपका कलेक्शन लेता है, तो वो कहते हैं कि हाँ आप इसको मतलब पेमेंट कर देना, ये मतलब कलेक्शन लेता है यहाँ का। तो इस तरीके से आपको फैक्टोरिंग का प्रोसेस होता है। थर्ड आपसे कहता है कि जब पेमेंट जो होती है वो ड्यू डेट पे मिल जाती है। देखो यहाँ पे कहता है विद द पेमेंट इज रिसीव बाय द फैक्टर, जो भी आपने जिसने भी आपसे उधार लिया है वो आपको ड्यू डेट पे पेमेंट कर देता है, तो वहां पे आपके फीस चार्जेस क्रेडिट ये जो है वो भी फॉर्म के मतलब देखिए क्या होता है ना कि आपने यहाँ पे अपना पैसा उधार दे रखा है, राइट, आपने क्रेडिट पे सामान दे रखा है, आपने क्रेडिट पे सेल्स कर रखी है, तो इस केस में क्या होता है जब उसने आपको ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने सेल्स लिया वो भी क्रेडिट पे और दिस इज फॉर 1 करोड़, राइट, तो इसमें आपसे कहता है कि आप एक काम करो, उसको 1 करोड़ आपने पैसा दिया, आपसे वो आपने उससे कहा था कि ठीक है आप ना मुझे 4 अप्रैल को दे देना, और आपने उसको 4 मार्च को पैसा सेल्स की थी और आपने कहा था 4 अप्रैल को दे देना पैसा, कोई बात नहीं है बट आप पैसा मेरा पूरा देना। तो उसके अंदर आपके क्या लगे, उसके अंदर आपके चार्जेस लगे होंगे, सामने वाले के चार्जेस लगे होंगे, राइट, कि आपने उसको उतना पैसा उधार पे दिया तो आपको सामने पेमेंट करनी है, तो वो भी आपके चार्जेस कट रहे होंगे। तो वही कहता है कि जब उसने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी है तो उस फैक्टर में से उसके चार्जेस फीस क्रेडिट सब कुछ यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि कुछ केसेस में क्या होता है, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, कुछ केसेस में जो आपका फैक्टर है वो यहाँ पे देखिए, पहले अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए। इन सम केसेस इफ एग्रीड द फैक्टर फर्म मे आल्सो प्रोवाइड एडवांस फाइनेंस टू सेलिंग फर्म फॉर विच इट मे चार्ज फ्रॉम सेलिंग फर्म। देखिए सेलिंग फर्म कौन सी होती है, सेलिंग फर्म वो फर्म होते हैं जिसने आपको सेल किया है, बहुत सिंपल है। तो इसमें कहता है कि अगर कुछ केसेस में क्या होता है, अगर जो फैक्टर है यानी कि जिसने आपका पैसा लिया, जिसने आपसे सेल्स लिया ऑन द क्रेडिट, इसमें कहता है जो फैक्टर फर्म है, यानी फैक्टर फर्म वो फर्म होती है जिसने आपसे उधारी लिया, और सेलिंग फर्म होता है जो सेल कर रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो फैक्टर फर्म कहते हैं कि ऑल्सो प्रोवाइड एडवांस फाइनेंस, कहता है कि कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, आपके दुकान में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी इस केस में बहुत अच्छा, कि आप ये मानते हो कि आपकी दुकान में ना इतना सामान अभी नहीं, उसने कहा भाई मुझे 1 लाख का सामान दे दे, आपने कहा देख मेरे पास इतना तो सामान नहीं है बट हाँ मेरे पास आप कह सकते हो कि मेरे पास 50,000 का सामान है, 1 लाख का तो नहीं है, तो ये 50,000 का ले जा, तो मुझे पूरी पेमेंट कर जा, बट मैं तेरे को अभी 10 दिन बाद सामान मंगा के तेरे को अपना पेमेंट करता हूँ, सिंपल है। तो इसमें क्या कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो फैक्टर फर्म है ना वो पूरा पैसा आपको दे देती है एडवांस में, ठीक है। तो इस केस में यानी कि वो फैक्टर उल्टा हो गया, यानी कि आप यहाँ पे उधार पे किसको दे रहे थे, आप सामने वाली फैक्टर फर्म का उधार पे दे रहे थे, बट इस केस में आपको फैक्टर फर्म ने उधारी दे दी, फैक्टर फर्म ने आपको एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में दे दिया, ले भाई तू ले जा, मेरे को अभी जब सामान आएगा ना मुझे 50,000 रुपए सामान दे दियो, 50,000 का सामान मुझे दे दियो, मेरे को ना फिर ये मगजमारी नहीं चाहिए दोबारा से कैश की करने की, ये सब, तो मैंने तुझे एडवांस में पेमेंट पूरी कर दी, अब तुम तेरी जिम्मेदारी 50,000 का सामान मेरे घर पहुंचना चाहिए, सिंपल है। तो इसमें कहता है कि कुछ केसेस में यहाँ पे फैक्टर फर्म भी मतलब ये केस भी सिनेरियो जो है वो उल्टा हो जाता है। तो कहता है इन दिस वे द ट्रॉमेटाइज ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, ये जो है वो बिल डिस्काउंटिंग कौन करेगा, फैक्टर फर्म करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जितना प्रोसेस अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि हाँ आप यहाँ पे बिल डिस्काउंट करोगे, क्या बोलते हो उसे, डिस्काउंट दोगे या फिर कितना कैश पीरियड, ये कौन डिसाइड करेगा, अब ये किसके द्वारा डिसाइड होगा, फैक्टर फर्म के द्वारा। बहुत सिंपल था, बस इसके अंदर आपका जो केस है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था कि कई बार ये भी हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका फैक्टर ही जो यानी कि जो सामने वाला है वही आपसे उधार ले, कई बार फैक्टर फर्म भी आपको उधारी देता है, यानी कि आपको वो उधारी दे सकता है, सिंपल है, एडवांस में पेमेंट करके। ये इसका अच्छा पॉइंट था, अब इसे पढ़ के जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टोरिंग क्या है। फैक्टोरिंग के मैंने आपको कुछ फायदे भी बताए हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरिंग की कॉस्ट क्या है। देखिए जब आप फैक्टोरिंग करते हैं ना तो उसकी कुछ कॉस्ट भी आती है। देखिए मतलब किससे पैसा निकलवाने के लिए कुछ कॉस्ट भी आती है, उसके एक होती है मोनेटरी कॉस्ट और एक होती है नॉन मोनेटरी। अब आप नाम से पढ़ सकते हैं कि मोनेटरी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पे आप पैसे जो मनी से रिलेटेड होती है, मोनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड, आप ये बात याद रख लीजिए, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। और नॉन मोनेटरी का मतलब जो जिसका मनी से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। अब देखिए आपसे कहता है मोनेटरी कॉस्ट क्या कॉस्ट होती है, जो आपकी फैक्टर फर्म है, फैक्टर कौन सी फर्म होती है जो आपसे सेल्स लेती है क्रेडिट पे, तो कहता है जो फैक्टर फर्म है वो चार्ज करती है, कुछ फीस चार्ज करती है, कमीशन चार्ज करती है। ऑब्वियसली बात है अगर आप सेल्स कर रहे हो, राइट,
आपसे जो फैक्टर फॉर्म है वो आपसे उधार ले रही है, क्रेडिट पे सेल्स ले रही है, तो कहता है कि वो क्या करती है, वो कमीशन चार्ज करती है। कमीशन चार्ज करती है यानी कि बीच में जो इंटरमीडिएटरी होंगे वो कमीशन चार्ज करेंगे, कुछ फीस वगैरह चार्ज होगी किसके लिए, रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें कहता है कि ये जो चार्जेस है ना, ये कौन से अमाउंट में होता है, इसको हम कहते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। जो कॉस्ट आती है यानी जो फैक्टर फर्म है जो आपसे उधारी ले रही है, जब आप उससे रिसीव कर रहे हो पैसा, जब आप उससे पैसा रिसीव कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी कॉस्ट आती है। अभी हमने ऊपर पढ़ाया था कि हाँ, आप पैसा कलेक्ट करने में भी काफी कॉस्ट आती है, जो हमने रिसीवेबल्स वाली कॉस्ट पढ़ी थी। इसमें कहता था एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडर बाय, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एडवांस जब दे देती है फैक्टर फर्म, वो भी आपका हाइट। अबे भाई साहब एक बात बताओ, आप यहाँ से सेल्स कर रहे हो ना क्रेडिट पे, कई बार क्या होता है दुकान वाले नहीं लेते हैं मतलब इंटरेस्ट वगैरह, बट जो सामने वाली फैक्टर फॉर्म होती है, अगर उसने एडवांस में पैसा दे दिया और आपने उसका सामान नहीं दिया तो वो बहुत हायर रेट इंटरेस्ट, मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो चार्जिंग करती है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए नॉन मॉनेटरी कॉस्ट क्या होता है, उसी का उल्टा कर दो, यानी कि जो नॉन मॉनेटरी होता है जिसके पैसों से कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें कहता है कि क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कस्टमर प्रोवाइडेड कंसर्न द मिनिमाइजेशन ऑफ। इसमें कहता है कि यहाँ पे ना कुछ उसकी ना कुछ मतलब वो होती है ऑब्जेक्शंस होती हैं, या फिर आप कह सकते हो उसके कुछ कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जो फैक्टर फॉर्म होती है वो इवैल्यूएशन करती है कि आप किस तरीके से डिले रोक पाओ, डिफॉल्ट ना कर पाओ इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम ओवरलुक कर देते हैं सेल्स ग्रोथ के, ठीक है। नॉन मॉनेटरी से रिलेटेड यानी सर्विसेज पे बात होगी यहाँ पे कहता है फैक्टर इन फैक्टर थर्ड पार्टी, कहता है कि एक फैक्टर जो है, फैक्टर फॉर्म जो होती है वो थर्ड पार्टी है कस्टमर की, मतलब टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल विद डीलिंग विद इट। कई बार क्या होता है कि वो फैक्टर जो फॉर्म होती है वो एक थर्ड पार्टी मानी जाती है, तो वहां पे वो डील करने में इतनी ज्यादा नहीं होती है अच्छे। फैक्टोरिंग रिसीवेबल जो है वो सिम्टम हो सकती है फाइनेंशियल वीकनेस के। फैक्टोरिंग जो होती है, फैक्टोरिंग ऑफ रिसीवेबल, मैंने आपको बताया कि पैसा निकलवाना भी है, कई बार क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल को वीक कर सकते हैं, वो कई बार पैसा देते नहीं है लेकिन भाग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरिंग इंडिया में कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप जितना भी फैक्टोरिंग के बारे में पढ़ के आए हो, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, क्योंकि इंडिया में कैसे फैक्टोरिंग होती है, कैसे पैसा हम निकलवाते हैं, ये बात आपकी आज आप पढ़ने वाले हो कि कैसे इंडिया में किस तरीके से फैक्टोरिंग का प्रोसेस होता है। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि हाउ टू फैक्टोरिंग इन इंडिया, हाउ इज फैक्टोरिंग टेकिंग प्लेस इन इंडिया, इस तरीके से। देखिए इसमें क्या कहता है, फैक्टोरिंग इन इंडिया इज ओरिजिनल रिसेंट ओरिजिन। देखो आरबीआई जो है आपकी, जो सेंट्रल बैंक है आपकी इंडिया की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, वो क्या करता है, वो फैक्टोरिंग को उसने इंट्रोड्यूस किया था 1988 में, ये याद रखना आप लोग। और किस बेसिस पे किया था वो देखिए, आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली थी बैंक को देखिए, मैं आपको अगर बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो ये याद रखो कि आरबीआई ने एक ग्रुप स्टडी करी थी जहां पे उसने फैक्टोरिंग का एक फैक्टोरिंग टर्म निकाली जो कि 1988 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये किस बेसिस पे हुई थी, देखिए आरबीआई ने क्या करा कि बहुत सारे बैंक्स जो थे, जो कमर्शियल बैंक्स थे, उन्होंने फैक्टोरिंग स्टार्ट किया। किस तरीके से, यानी कि जब फैक्टोरिंग कैसे स्टार्ट हुआ, जब जो आपके कमर्शियल बैंक्स होता है, आपको पता है वो किसको लोन प्रोवाइड करते हैं, वो जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है। बट क्या होता है कि कई बार जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो लोग उसको लोन भरते नहीं है, राइट। तो क्या होता था कि फिर इस केस में पहले के टाइम पे इतना आपको पता है कोलैटरल वगैरह नहीं चलता था, राइट। तो वो लोग ना विश्वास पे देते थे कि चल ठीक है कमर्शियल बैंक से पैसा ले जाओ उधार पे, कोई दिक्कत नहीं, बट वो पैसा वापसी नहीं करते थे, ठीक है। तो उस केस में आरबीआई ने क्या किया कि फैक्टोरिंग प्रोसेस निकाला। उस केस में इंडिया में जो है वो फैक्टोरिंग कॉमन नहीं था, उस टाइम पे इंडिया में फैक्टोरिंग कॉमन नहीं था। बट कहता है कि जो फर्स्ट फैक्टर एसबीआई फैक्टर, कमर्शियल, एसबीआई आपको पता है एसबीआई बैंक है, वो कमर्शियल बैंक के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। कमर्शियल सर्विसेज जो थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस 1988 में किया था, बट उसकी जो उसकी सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हुई है 1991 में, अप्रैल 1991 में, याद रखिएगा। तो कुछ गाइडलाइंस थी जो कि किसने दी थी, आरबीआई ने दी थी। किसके थ्रू, किसके लिए, फैक्टोरिंग के लिए। कहता है फैक्टर फर्म जो है वो रिक्वायर करती है अप्रूवल। अगर आप फैक्टर फर्म हो तो आपको किससे अप्रूवल चाहिए, आरबीआई से आपको अप्रूवल चाहिए ही है, ठीक है। फैक्टर फर्म जो है वो अंडरटेक कर सकती है फैक्टोरिंग बिजनेस और अदर कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटीज है उसको अंडरटेक कर सकती है, कोई भी एक्टिविटीज होती है। या फिर फैक्टर फर्म जो है वो एंगेज नहीं होगी दूसरे अदर फॉर्म्स के लिए, वो अदर फॉर्म, अगर जो एक फैक्टर फॉर्म है अपने लिए एंगेज होगी, दूसरे के लिए वो एंगेज नहीं होगी। बहुत सिंपल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक में जो लोग लोन लेते थे वो नहीं दे पाते थे, मतलब देते ही नहीं थे उस टाइम पे, पहले के टाइम पे। तो यहाँ पे फैक्टोरिंग इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। अब देखते हैं हम ना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हम थर्ड पार्ट है हमारा, कि आपने पैसा दे दिया, अब उसको कलेक्ट करने का कुछ होता है, तो कैसे कलेक्ट करता है आप यहाँ पे देखिए, आपको गिवन है, वेट, हाँ
सेंडिंग रिमाइंडर फॉर पेमेंट्स के लिए आप जो भी बिजनेसमैन है जिनको आपने दिया है उधार, उसको आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हो, रिमाइंडर। फिर कहता है पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉल वगैरह करके। फिर पर्सनल विजिट कर सकते हो कस्टमर्स के घर पे, यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो एजेंसीज की, ठीक है। उसके बाद फिर आप, नहीं तो आप एंड में क्या करोगे, लीगल एक्शन लोगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहता है कि लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप आपको लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ मतलब लीगल एक्शन जो है वो एकदम एंड स्टेप होता है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपने कस्टमर से, बैड इम्पैक्ट दिखता है, तभी वो यहाँ पे लीगल एक्शन का वो लेता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फर्म को भी प्रॉब्लम होती है और वो जो सामने कस्टमर है उसको भी प्रॉब्लम होती है, गुडविल भी खराब होती है। तो इस केस में सबसे एंड में लिया जाने वाला एक्शन होता है, राइट। तो ये तो कुछ प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप एक बार पढ़ लेना कि कई बार आ जाता है कि क्या प्रोसेस है उसका मतलब कलेक्शन करने का। तो ये 5 प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा आज आपका थ्योरी पार्ट खत्म होता है बेसिकली, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। 3 इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर में, बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है, सुपर ईजी है। आप समझोगे, आप देखोगे बहुत ईजी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आ रही है तो प्लीज एक बार जाकर लाइक कर दो फटाफट से। तब तक हम अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस के साथ। आई गेस ये 25 मिनट्स की वीडियो के अप्रॉक्स होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं, तो इस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे ना, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ साथ दिखा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन पे भी फोकस रहे और आंसर किस तरीके से आपको करना है। मैं आपको 3 इलस्ट्रेशन कराऊंगी, आपको अच्छे से सारे के सारे जो भी है आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। फिर जब हम क्वेश्चन पेपर करेंगे, PYQ करेंगे वहाँ पे, ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन है, जैसे ये आपका 2 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, वो हम वहाँ पे करेंगे। तो आप अपने आप से करोगे इस क्वेश्चन को, दिस इज माय गारंटी। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन, तीनों इलस्ट्रेशन को पहले मैं यहाँ कराऊंगी, देन आप लोग अपनी कॉपी पेन में खुद से इसको क्वेश्चन ओनली और क्वेश्चन वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आप लोग खुद उसको करेंगे, ठीक है, खुद बनाएंगे इसका इलस्ट्रेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको फाइन क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना, परफॉर्मा देखेंगे, परफॉर्मा क्या होता है, किस तरीके से चलता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ठीक है। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको देखो इसमें कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एडवाइस। आपको एडवाइस देनी है कि आपका जो प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी, यहाँ पे हमें क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बात करना है, वो सही है या नहीं, इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है ना, इसके अंदर ना वो कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपको ना बता रहा है कि हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट करी है, हमने एक प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी रखी है, क्या वो हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए आपको रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, आपको यहाँ पे गिवन, देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इस अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जहाँ पे मतलब वो आपसे पूछ रहा होगा कमेंट वगैरह में कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगा। इन्वेस्टमेंट आपका जितना होगा उससे ज़्यादा ही आपका इंक्रीमेंट के बाद आंसर आना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों का काम, तभी मतलब ये समझिए तभी वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, अदरवाइज उससे कम आएगा तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अब देखिए स्टार्ट करते करते आपको सब समझाती हूँ। बेसिकली आपके पास सेल्स गिवन है, आपने 21,000 की सेल्स करी थी, ठीक है, आपने पर यूनिट 40 रुपये की सेल्स, 40 पर यूनिट पे आपने सेल्स करी थी, 21,000 रुपये। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, आपको पता है एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ये सबको पता होगा। तो आपके पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट गिवन है 35 रुपये की, और आपसे कह रहा है क्रेडिट अलॉट, क्रेडिट पीरियड हमने, अगर आपने सेल्स करी थी इतनी तो उसमें आपने 1 मंथ का क्रेडिट दिया था। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब इसमें क्या कहता है, आगे पढ़िए। आपसे कह रहा है कंपनी ने प्रपोज किया, इस कंपनी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम ना अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं, और आपको पता है जब आप क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, आपकी सेल्स भी बढ़ती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कंपनी ने प्रपोज किया कि आपके पास 1 महीने का जो क्रेडिट पीरियड आपने दिया है उसको बढ़ा करके 2 मंथ कर दिया जाए, ठीक है। अब बहुत सिंपल सोचिए, आपका पास कौन कौन सा आपका परफॉर्मा क्या होने वाला है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन आपने प्रेजेंट में जो रखा है और जो आपने सोचा है, प्रपोज किया है कि हाँ सेकंड 2 मंथ्स का रखते हैं, वो आपका हो जाएगा। और आपके उसके बाद आपसे क्या कहता है, आगे पढ़िए। इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड, कहता है ये इन्वेस्ट किया गया कि चेंज इन पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी में चेंज करते हो वो आपकी इंक्रीज करता है सेल 8% से। ये आप याद रख लीजिए, जब भी आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट टाइमिंग बढ़ाते हो तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ती है। दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो उसके बाद फिर
आगे क्या कहता है कि उससे आपकी 8% की सेल्स में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपकी कंपनी कहती है कि रिटर्न आपको मिल रहा है 25% का, इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है। पहले आपको रिटर्न, मतलब आपकी कंपनी 25% पे रिटर्न चाहती है, तो अब आपको देखना है कि क्या वो क्रेडिट मतलब 2 मंथ्स का करे या फिर नहीं करे, आपको ये बताना है, सिंपल है। तो अगर वो 25% का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहती है तो या तो 25% आना चाहिए या तो उससे ज़्यादा आएगा, तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर 25% से कम अगर आता है, अगर इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है वो 25% से कम आता है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम पॉलिसी, सिंपल है। तो चलिए, सबसे पहले आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन प्रेजेंट जो अभी ये चल रहा है, उसके बाद आपने कितना प्रपोज किया और एक कॉलम बना देंगे जितना आपने इंक्रीमेंट किया, सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप दिमाग ठंडा करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परफॉर्मा जान लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए, आपने सेल्स कितना किया, 21,000 रुपये, ठीक है। 21,000 रुपये आपने स्टार्टिंग में सेल किया, बहुत सिंपल है। आपको पता है कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स जो भी आपकी सेल्स प्राइस होती है उसके अंदर से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, दिस वुड बी और व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपने किया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहता है कि आपके पास सेल्स है 21,000 की प्रेजेंट में, और आपसे कह रहा है आपने 8% से बाय 8% यानी कि 21,000 का आप 8% निकालोगे, ठीक है। 21,000 का आप 8% कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आपको पता है 21,000 का 8% आप मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो यहाँ पे गिवन है 1680 रुपये होगा, नहीं तो आप यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देती हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 0 का 1680 आपका आ गया, ये आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें 21,000 में इसको ऐड कर दोगे तो आपने कितना इंक्रीमेंट किया, आपने कितना इंक्रीमेंट किया, तो ये आप जब इसमें 1680 ऐड कर दोगे 21,000 में, तो आपका आ जाएगा 22,660 रुपये, और आपका इंक्रीमेंट कितना है 1680 अभी हमने कैलकुलेट किया। तो आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखोगे और यहाँ पे आपने प्रपोज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके पास। उसके बाद कहता है कि आपने 1 मंथ से 2 मंथ में कर दिया, मतलब 1 मंथ का आपने पहले क्रेडिट दे रखा था, आपने अब उसको बदल के 2 मंथ का कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, यानी प्रेजेंट में तो आपका 1 ही मंथ चलेगा, पर प्रोपोज में आपका यहाँ पे 2 मंथ से मल्टीप्लाई होगी। आगे बढ़ेंगे, पहले देखेंगे क्या कहता है कि आपको, हाँ, आपने इंक्रीज कर दिया सेल्स। अब आपसे कह रहा है कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन 15 रुपये की है, जब आप इसकी 15 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपके पास आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 3,15,000। जब आप इसकी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3,40,000 रुपये, और यहाँ पे इसकी जब आप इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 25,200 रुपये। यानी कि पहले कॉन्ट्रीब्यूशन 3,15,000 का हो रहा था जब हम 21,000 रुपये सेल्स करते, जब हमने मतलब 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया, उसके बाद आपके पास जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन होने लगी वो 3,40,000 की नहीं है, बढ़ गई है, और कितनी बढ़ी है 25,200 रुपये से, सिंपल, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है, अब आपके पास कहता है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। आप या तो आप ये तरीका आप इससे निकाल सकते हैं, पहले ये वाला तरीका करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगी, आपको जिससे कंफर्टेबल हो आप वो उससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 25 रुपये से, तो आप क्या करोगे, सबसे ये तो आपको निकालना ही है, वो तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना, बहुत सिंपल है। आपके पास वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, उसके बाद आपसे कहता है देखो आपको पता है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट में 2 तरीके की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। आपके पास टोटल कॉस्ट है 35 रुपीज़ की, राइट। 35 में से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 25, तो आपकी फिक्स्ड होगी 10 रुपये की, बहुत सिंपल है। तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट आपकी, चाहे आप प्रपोज, चाहे आप क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाओ, चाहे आप क्रेडिट पॉलिसी कम करो, चाहे आप 2 महीने 3 महीने जितने महीने का भी कैलकुलेट करो, आपकी फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स ही रहती है, वो उसका नाम ही है फिक्स कॉस्ट ना। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ चुकी है ₹10, तो 21,000 पे आप 10 रुपये की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी आ जाएगी 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये, ये दोनों में वो हो जाएगी फिक्स। उसके बाद फिर आपसे कहता है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 25 रुपये, तो आप 25 रुपये 21,000 के 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस वुड बी और 5,25,000, और इसमें आप जब कितने रुपये 25 रुपये की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रपोज आ जाएगा, सिंपल है, बहुत ईजी है। या तो आप एक तरीका और कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा अगर आपके दिमाग लगा सकते हो कि अगर ये दोनों टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है 35 रुपये, अगर आप ये दोनों अलग अलग ना करके मैं आपसे कहूँ तो आपके इन दोनों को एक ही साथ 35 रुपये की मल्टीप्लाई सीधा 21 से कर दो, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोग शो करने के लिए वैसा आप कर देना, क्योंकि यहाँ पे शो करना होता है कि आपने फिक्स कॉस्ट अलग निकाली है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप शो कर देना वेरिएबल कॉस्ट। आप अपने वैसे भी निकाल सकते हो माइंड में, टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट 35 रुपये की है, डायरेक्टली 35 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल है, इजी है। अब ये जब आपने दोनों निकाले, इन दोनों को ऐड कर दिया, आगे आपके पास 7,35,000, इन दोनों को ऐड किया 7,57,000, इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल में आपके पास कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो आप 42,000, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपके क्रेडिट पीरियड निकालना आपको बहुत सिंपल, आपके पास यहाँ पे आपको गिवन है, पहले आपके पास
अभी आपके पास 1 मंथ है और आपने प्रपोज कितना किया 2 मंथ्स का, कि 1 मंथ से बढ़ा के गिवन है ना आपको, 1 मंथ से बढ़ा के 2 मंथ कर दिया है, तो आपके पास प्रेजेंट में 1 मंथ है क्रेडिट पीरियड। ये आपको लिखना है सब कुछ, ऐसा ही फॉर्मेट आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है, इस चैप्टर में। और ये इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही इसको तो आप लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि प्रपोज्ड में आपको 2 मंथ है और इंक्रीमेंटल तो आपको निकालना ही है, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट मंथ निकालते कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो ऊपर आती है आपकी कॉस्ट अपॉन में 360। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इतने दिन लगाने हैं इतने इस तरीके से, तो आप लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 360 निकालोगे। इसका एक रीज़न मैं अगर आपको बता दूं, आपको कहीं बुक्स में वगैरह गिवन नहीं है इसका रीज़न क्या है, बट मैं आपको बता दूं। देखिए, हम एक 30 डेज़ का मान के चलते हैं, हर एक मंथ को हम 30 डेज़ का मान के चलते हैं, ठीक है। जब आप हर एक मंथ को 30 डेज़ का मानोगे और आपके जो फैब वाला मंथ है उसको हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर 29 डेज़ है, यानी लीप ईयर में आपको 30 हर एक मंथ के आप 30 डे मान के चलना है। बहुत सिंपल है। जब आप 30 डे मान के चलोगे, उसके बाद आपके मतलब आपके 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में आपके कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी 30 मंथ्स होते हैं, कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं, और एक फैब है जिसके अंदर 29 या 28 होता है। और हमें जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें फैब में 29 डेज मान के चलना होता है, मान के चलते हैं वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी मंथ्स हैं उनके अंदर 31 डेज होने वाले हैं, उसमें से हम 30 बना देंगे उसे। जब आप खुद सोचो, अगर आप उन सब में से एक दिन कम कर दोगे, और वैसे आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 360 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। 360 वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप अपने हिसाब से कॉस्ट अपॉन में 360 मल्टीप्लाई जितना आपका क्रेडिट पीरियड होगा वो निकाल लोगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो इस केस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवीजन बाय 360 और इंटी में क्रेडिट पीरियड आपका 1 है, तो आप यहाँ पे इसकी कर दोगे, आपके पास आ जाएगा दिस 1। उसके बाद आप इसका निकाल लोगे 7,57,000 अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो जब आप इन दोनों को देखोगे और इन दोनों को कंपेयर करोगे, राइट, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास इन दोनों को लेस करने के बाद आपके पास इंक्रीमेंट कितना, इतना है। यानी कि अगर आप क्रेडिट पॉलिसी को 1 मंथ से बढ़ाते हो तो आपके पास इतना इंक्रीमेंट आएगा। बहुत इजी था, आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए। पहले सेल्स, उसके बाद कंट्रीब्यूशन, उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। मतलब सेल्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कंट्रीब्यूशन जितना पर यूनिट किया गया है उसके मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कॉस्ट, उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन और देन टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना। अब देखिए इंक्रीमेंटल का रिटर्न कितना आएगा, हमें तो ये देखना था कि क्या ये जो 25% रिटर्न है, क्या मतलब कंपनी अगर 25% रिटर्न मांग रही है तो क्या सही रिटर्न मांग रही है, या फिर उसको ये चीज़ पॉलिसी नहीं देनी चाहिए, हमें तो ये निकालना था। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल रिटर्न निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, जो भी आपके पास इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद अपॉन में आप रखोगे जितना भी एक्स्ट्रा ब्लॉकेज आपने फंड का कर दिया है, दिस वन भी ये, और अब मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। तो इंक्रीज कितना, इंक्रीज जो है आपके पास ये जो आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाला था इसका काम होगा यहाँ पे, और आपके पास इसका काम होगा। आपके पास आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, इंक्रीज कितना कंट्रीब्यूशन, आपने कंट्रीब्यूशन इंक्रीज किया 25,200 से, और आपके पास आपने पैसा कितना ब्लॉक हो गया 68,250, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 36.92%। इसका मतलब है ये 25% से ज़्यादा है, यानी कि ये जो है वो सही सौदा है। अगर आप क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाते तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि 25 से ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल है कि अगर 24 आया होता, दिस वुड बी नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सो आई होप आपको एक क्लियर क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको बताया 24% होता तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, कि वो उससे कम है, राइट, उससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, राइट। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है। ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, मैं आपको तीनों ही इलस्ट्रेशन करवाने वाली हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। ये एग्जाम में इसका देखो, मैं आपको एक और चीज़ अगर बताऊँ, अंदर की बात है ये, जो मैंने बहुत एनालाइज करा है, कि जो आपका वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर है, ठीक है, वो अभी आप करोगे। अभी आपने वो, मैंने आपको नहीं बताया वो चैप्टर उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो दोनों और में आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं, आप दोनों में से कोई एक, मतलब वैसे तो आप दोनों करो, आपका फ्यूचर में, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, FM जो है आपकी, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। आप इसको फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर आप BCom कर रहे हो तो FM आपकी बहुत लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है। तो इसमें ये मत सोचना कि नहीं एग्जाम में ये आ रही है। पर हाँ, एक चीज़ कहूँगी कि एक चीज़ पे अपनी कमांड कर लो, कि हाँ मैं FM में दोनों में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस पर अच्छी कमांड कर लूँगा। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी आपको करने दोनों ही है, ये मैं सोचो कि नहीं, इसलिए मैं आपको पहले ही नहीं बता रही थी ये चीज़ें। काफ़ी चीज़ें मैं अभी आपको एग्जाम टाइम पे बताऊँगी कि इस चीज़ में मतलब एकदम एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले
पहले क्या मतलब सारा पढ़ लोगे, उसके बाद कि अच्छा इन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि आपको पढ़ना सब कुछ है, बट आपको अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 दिन पहले अच्छे से किस पे कमांड करनी है वो मैं आपको एग्जाम टाइम पे बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहता है कोई भी ABC कंपनी है, ठीक है, वो सेल्स करती है 16 लाख। आपको क्या मिल गया, आपको बस ना, हाँ मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई। क्या आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखो, आपको निकालना है द प्रपोज टर्म ऑफ द, ओके कहाँ है यहाँ पे, ओके आपसे कहता है इवेल्युएट करो डिफरेंट पॉलिसीज, विच पॉलिसी शुड बी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको 5 पॉलिसीज दी गई हैं, 1 2 3 4 5। अब कहता है कि यहाँ पे आप मतलब जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा ऑब्वियसली बात है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो कहेगा कौन सी पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर करा, हमने ऊपर कंपेयर करा था, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है, जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उसी को अडॉप्ट करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपके पास हमें 5 है, थोड़ा सा सवाल के करना क्योंकि 5 है ना, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। अब कहते हैं 16 लाख आपको सेल्स मिल गई, ठीक है, ये कंपनी की अभी की सेल्स है प्रेजेंट की, ठीक है। आप अब सबसे पहले ये देखते हैं, आपको टेबल बना लेनी चाहिए। अभी तक तो पर्टिकुलर्स बना लिया, फॉर्मेट बना लो, प्रेजेंट का एक बनेगा, आपको पता प्रेजेंट का तो बनना ही है, उसके साथ जितने पॉलिसी दे रखे 1 2 3 4 5 सारे बना ली, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है अभी प्रेजेंट की सेल्स है 16 लाख, 16 लाख को पुट कर दो, जो मिलता जाए सिर्फ फेंकते रहो, मिलता जाएगा रखते जाओ, तो आप लोगों को ना फायदा इसमें रहेगा इसके अंदर कि आपको ज्यादा घचड़ पचड़ नहीं होगा। उसके बाद कहता है ये जो है एक्सटेंड कर दिया 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए इसका एक्सटेंशन है उसके कस्टमर्स को, ठीक है भैया कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद यानी पहले ईयर में आपका 90 दिन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कहता है इन ऑर्डर टू ओवरकम, कहता है कि 5 पॉलिसीज और निकालिए। आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप दिन बढ़ाते जाते हो, मतलब एक्सटेंड करते जाते हो क्रेडिट के दिन, तो आपकी सेल्स बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप क्रेडिट को कम करते जाते हो तो आपकी सेल्स कम होती जाती है। यहाँ पे मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ। आपने 90 दिन का क्रेडिट, जब 90 दिन का एक्सटेंड किया था क्रेडिट, तो आपकी सेल्स 16 लाख थी, जब लेकिन आपने जब 75 डेज का कर दिया तो 15 लाख हो गई, 60 दिन का कर दिया तो 1450 हो गई, 45 दिन का कर दिया उससे कम करते गए तो सेल्स कम होती गई। तो ये फिनोमेना है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में क्या चला, जैसे सबकी सेल्स लिख लो, सेल्स 15 लाख, इसकी 15 लाख, इसकी 1450, 1425, 1350 और 13 लाख, सिंपल है, सबकी सेल्स लिख ली, कन्फ्यूजन कम होगा। अब क्या चाहिए नेक्स्ट पार्ट में, आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक तो आपके पास अब टोटल कॉस्ट कहाँ है, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है सबकी, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, सबकी फिक्स्ड कॉस्ट सबकी सेम होती है, सबकी फिक्स्ड कॉस्ट लिख दी 1 लाख रुपए, सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 80%, 80% है। उसके बाद आपसे कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कंपनी को बनाने में कितना खर्च, वो जो सामान बनाने में उतना कितना खर्चा है, 15% का। ईजी है, बहुत सिंपल है। तो अब आपसे क्या कहता है, ये तो आपका ठीक है, हमें यहाँ पे अब यहाँ पे निकालना। देखिए अब आपके पास क्या बोलता है, आपको चीजें समझनी है कि आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80%, 80% है, ठीक है। अब आपको इस चीज को के बाद अब आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालने, तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल, आप किस पे वेरिएबल कॉस्ट लगाओगे, सेल्स पे, तो सेल्स का आप 16 लाख का 80% निकाल लोगे, 6 8 जा 48, 4 8 1 जा 12। ये वैसे आप कैलकुलेशन खुद से करोगे, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप चीज़ों को समझो और कहीं मत जाओ, पेन पेंसिल को छोड़ दो, पहले आप जहाँ जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनो खाली। तो आप 16 लाख का 80% निकालोगे, दिस वुड बी योर 12,18,000। ऐसे ही आप सबका निकाल लोगे, 15 लाख का आप 80% निकालोगे, 1450 का, इस तरीके के सबके निकाल के आप यहाँ लिख लोगे। देन आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को एनालाइज कर सको, ठीक है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, तो आप दोनों का ऐड कर दोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 13,80,000। तो 13,80,000, सोचो आप खुद दिमाग लगाओ, आपकी 16 लाख की सेल्स से आपकी कॉस्ट जो आपने खर्चा किया वो आ गई 13,80,000, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, 2,20,000 आपका प्रॉफिट हुआ। सिंपल है, ऐसे आप सबके निकाल लोगे, जितनी भी पॉलिसीज गिवन है सबकी आप इस तरीके से ही निकाल लोगे कि आपके पास इसकी 80% आपकी ये है और आपके पास फिक्स कॉस्ट 13 लाख हो गई, तो 15 लाख की अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपकी जब 13 लाख आपकी वो सामान बनाने की कॉस्ट आ गई, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपए। ऐसे आप सबकी निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अब आपको रिसीवेबल्स निकालना है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि रिसीवेबल्स आप किस तरीके से निकालते हो, ये आपको पता है कि रिसीवेबल्स निकालने के लिए आप लोगों को उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉस्ट आपकी कितनी है, 13,80,000, 13,80,000 अपॉन में आपको 360 करना, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि आपका डेज यहीं पे कैलकुलेट हो गया 360 यानी कि ओवरऑल डेज, और आपको डेज कितने दे रखे 90, तो आप 90 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन एक का करके दिखा देती हूँ। आपने 0 से 0 काटा, आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है, 9 1 जा 9, 9 को अगर आप काटोगे 4 से आ जाएगा 4,
मतलब 9 की टेबल से काटोगे 4 बारी में, तो 4 1 जा 4, इसको पूरा कट डाउन करोगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन आपके पास एक कैरी हो गया 18, 18 को छोटा करोगे तो 4 बारी में 16 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, बस मैं यहाँ पे आप एक छोटा पहला करा है इसलिए करके दिखा रही हूँ। आपके पास 2 बचेगा 20 यानी कि 5, 3,45,000 आपके पास आ जाएगा आपका रिसीवेबल्स। तो आपको इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। आप सारे क्वेश्चन, ये जो जितने भी 5 पार्ट है इनका आप खुद से करोगे कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया। अब आप इस सब का ऐसे निकाल लोगे डिवीजन करके, और फॉर्मूला भी आप लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको बेसिकली करना क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 15 रुपये। 15 रुपये को आप क्या करोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप लेस करते हो, तो जितनी कॉस्ट आई, कितनी 15% की कॉस्ट आई है, तो आप क्या करोगे 15% लगाओगे कॉस्ट ऑफ डेटर्स पे, जितना मतलब आपका पैसा आने वाला था उस पर आप 15% लगा दोगे। के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी जितनी भी कॉस्ट आई होगी आपकी रिसीवेबल्स पे उतनी कॉस्ट लगा दोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, फिर आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा डायरेक्टली खत्म। देन आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 3,45,000 की 15% से, और आपके पास आ जाएगा 51,750। और फिर आप लेस करोगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। आप टोटल कॉस्ट में से, अभी हम ऊपर भी करके आए हैं, टोटल कॉस्ट में से आप लोग क्या लेस करते हो, उसके बाद आप लोग उसमें जितना भी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी आई थी उसमें से आपने जितना आपका खर्चा लगा, कितना लगा वो 51,750, तो आपके पास ये आ गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का फाइंड आउट करके देन आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लोगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछा क्या था, ये तो आपसे बोला ही नहीं था निकालने को, आपसे पूछा था इवेल्युएट करो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, किस पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा। आप देखिए ये 168 है, 159 है, 58 है, 161 है, 155 है, 152। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है, आपका प्रेजेंट ही दे रहा है, तो आपको प्रेजेंट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल है। आई होप आपको अच्छे से, आप देखिए अगर प्रेजेंट को मैं लाइमलाइट कर दूं, उसके बाद आपको कौन दे रहा है 161 वाला, तो यानी कि आपको बोलेगा कि फर्दर आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको थर्ड वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब लास्ट इलस्ट्रेशन है आपका आज के चैप्टर का। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है ये, थोड़ा सा लेंथी है पर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। ऊपर आपने काफ़ी चीज़ें सीखी है नई, इसमें भी आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह देख के परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले आपको निकालना क्या, वो देखिए आपसे कहता है किस पॉलिसी में आपको अडॉप्शन करना चाहिए, जो ज़्यादा सेम क्वेश्चन है मैं कहूँगी, बस तरीका अलग है थोड़ा सा। देखो सबसे पहले आपसे कह रहा है आप क्रेडिट पीरियड लिख लो सबका। कोई भी ट्रेडर है 15 लाख की उसकी सेल्स है, सेल्स उतार लो 15 लाख इसकी, आपसे कह रहा है डे वाइज लिखो, मतलब यहाँ पे ना सीरियल वाइज दे नहीं रखा, तो आप सीरियल वाइज यहाँ पे इसलिए वजह से इन्होंने क्रेडिट पीरियड भी लिख दिया, सीरियल वाइज आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। देखिए आपको कह रहा है 15 लाख की। अब देखिए यहाँ पे खुद सोचिए, अगर आपने 30 दिनों के लिए 15 लाख की चल रही है, जब आपने डे बढ़ाए, ठीक है 30 दिनों की थी तो आपने मतलब 3 लाख, ठीक है वो समझ में आया, ठीक है। उसके बाद उसमें कह रहा है कि जब आपने इंक्रीज किया और 15 दिन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोग कहोगे क्या ट्रिकी है, कुछ नहीं, ये चीज में पहले वाले में क्या था, डायरेक्टली था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपको टर्म्स थी इतने इतने दिनों की, पर इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि आपको वेट, ऑल राइट, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग हियर, ओके ठीक है। इसमें कह रहा है इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, इतना इंक्रीज यानी कि 30 से इतना बढ़ाया गया, तो 30 + 15 डेज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने कहता है, जब कहेगा कि इंक्रीज इतना इंक्रीज किया गया, यानी कि पहले वाला तो है ही है, उसके साथ साथ ये और ऐड हो गया, जिसे ये आपको समझना था। तो देखिए 30 + 15 डेज यानी कि 45। सबसे पहला आपका प्रेजेंट आपने 30 डेज का था, 15 लाख का, सिंपल। उसके बाद जब आपने पहली पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया तो आपने 15 दिन और बढ़ा दिया, 15 दिन और बढ़ा दिया, यानी कि 30 + 15 कर दिया, यानी कि 45 डेज। देन आपने क्या किया, उसके बाद जब आपने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, उसके अंदर आपने 30 डे और बढ़ा दिया, यानी कि 30 में प्लस होगा। ये मत कर देना 45 में प्लस करते जाओ, नहीं नहीं नहीं, आप प्रेजेंट से प्लस करोगे, जो आपको प्रेजेंट आपने 30 था, उसके बाद आपने सेकंड पॉलिसी में 30 डेज और बढ़ा दिया, 30 to 30 60। देन आपके पास नेक्स्ट पॉलिसी में आपने 45 डेज और ऐड कर दिया, तो 30 + 45 दिस इज 75, उसके बाद फिर 30 + 60 दिस इज 90, और 30 + 90 इट इज 120। सिंपल है, इजी है। उसके बाद सारी सेल्स आप लिख लोगे। यहाँ पे देखो और ट्रिकी और से क्या कहता है कि इंक्रीज किया गया है सेल्स में भी इंक्रीज, यानी कि 15 लाख तो था ही, 15 लाख पहले में था, फिर 15 लाख, जब आप 15 लाख तो था, उसके बाद 60,000 और ऐड कर दिया, तो 15 60 हो गया, फिर 15 लाख तो था ही, फिर उसमें 90 और ऐड कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यही नया था और कुछ भी नया नहीं है, बाकी वही वेरिएबल कॉस्ट होगी, वही आपकी जो भी आपकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट वगैरह सब कुछ वही है, तो कुछ भी आपको इसके अंदर नया नहीं है। मैं आपको बताऊँ,
आप इसको खुद से करेंगे, दिस इज योर गोइंग टू बी होमवर्क। यही चीज़ मुझे आपको समझाना था। मैंने जैसा कि आपको अच्छे से इसको क्लियर किया है किस तरीके से आपको ये 15 है तो आपको किस तरीके से ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मैं अगर पहले आप इसे खुद से एक बार ट्राई आउट करो, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो आपको खुद भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या करा। मैंने आपको करा दिया, आपने सुन लिया, ठीक है। आप खुद कॉपी पेन निकालो, बैठो, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर उठाओ, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद जब आप इसे कर लोगे, उसके बाद मैं इसका एक शॉर्ट लेकर आऊंगी इस क्वेश्चन का, उसको मैं ऑन द ब्लैक बोर्ड इसको करवाऊंगी। सो डोंट वरी कि आपसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करिए चाहे मत करिए, मैं इसको कराऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। बट आप एक बार मेरी मानिए, आप इसको अपने हैंड से ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। इसका आंसर आपको गिवन है, ठीक है। आप इसे एक बार खुद से करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को उठाइए और खुद से करना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये आपके चैप्टर के कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन है। थ्योरी आती है तो यहीं से आती है। तो एक बार इसको आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार इससे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, हो जाएंगे अपने आप। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम मिलेंगे इन्वेंट्री वाले चैप्टर में। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।